So, hello friends and welcome back again at our channel Alpha Classes. Anything, anywhere. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे चल माई सन दिव्यांश भारद्वाज क्लास 6 की मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री जो करा रहा हूँ। क्लास चैप्टर 7 हमारा चला हुआ था। चैप्टर 7 में जो हमने आज से पहले जो टॉपिक देखा था, यानी कि पिछली क्लास में जो टॉपिक देखा था वो देखा ट्रिब्यूट, यानी कि नजराना हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कैपिटल, यानी कि भाई राजधानी में सम्राट का क्या रोल था। ठीक है ना। भाई अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक हटके राजा कैसे थे, एक यूनिक लीडर कैसे थे। फिर हम पढ़ेंगे थोड़े से उनके अभिलेखों के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और फिर कलिंग वॉर और उससे आगे का कल करके क्वेश्चन आंसर तक हम इसका कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे बड़ी बात कि आपका जो अल्फा क्लासेस है उसे जो प्रमोट कर रहा है वो है चैनल @official OHAC। ठीक है। तो अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है राजधानी में सम्राट, एम्पायर, एम्पायर इन द एम्पायर एंड द सिटी। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हमें इसकी जो सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है मगध एम्पायर की, यानी कि मौर्य काल की, वो होती है हमारी किससे। एक तो थे हमारे अर्थशास्त्र के, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, यानी कि चाणक्य। दूसरे थे हमारे मैगस्थनीज। ठीक है ना। मैगस्थनीज के बारे में अगर जो देखें भाई, मैगस्थनीज कौन थे, किसके बारे में। मैगस्थनीज, देखो अगर जो मैगस्थनीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो मैगस्थनीज एक राजदूत थे। ये एक राजदूत थे, कहाँ किसके दरबार में थे, ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। ठीक है। किसने भेजा था, तो सैल्यूकस ने भेजा था इन्हें। सैल्यूकस ने किसके उसमें भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें इन्हें भेजा था। कहाँ से आए थे, कहाँ से, वेस्टर्न एशिया से आए थे। वेस्टर्न एशिया के यूनानी जो राजा थे सैल्यूकस ने, उन्हें इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एज अ राजदूत भेजा था। ठीक है ना। अब देखो मैगस्थनीज की इंडिका, देखो इन्होंने बुक कौन सी लिखी, बुक का नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। INDICA, इंडिका गाड़ी के नाम से इसे याद कर लो। इंडिका, इंडिका गाड़ी आती थी पहले, ध्यान रखो। टाटा की इंडिका कार आती थी, मेरे को याद है। ठीक है ना। इंडिका का तो इंडिका से इसका नाम याद कर लो। तो मैगस्थनीज की बुक है इंडिका। इंडिका में क्या लिखा है इसमें, मैगस्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा भाई। इन्होंने कुछ चीजें लिखी, लेकिन जो चीजें लिखी वो शायद कुछ तौर पे सही नहीं थी। क्यों, आई थिंक ये माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि भाई ये एक ही ना, एक ही प्लेस के आसपास का वर्णन देते हैं, यानी कि एक ही प्लेस के आसपास का लिखते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई, क्या कहता है कि भाई कभी मौर्य साम्राज्य के उसने कभी वो नहीं पड़ा, अकाल नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि हमें इंस्क्रिप्शन मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें उन्होंने अकाल जब पड़ा तो उसके बारे में उन्होंने किसकी सब्सिडी की बात कर रखी है। ठीक है ना। तो हमें पता लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। तो क्या होता था कि विद्वानों ने वो हिसाब लगाया कि शायद क्या हुआ होगा कि एक छोटे से प्लेस में ये रहते होंगे, तो उसकी ही बात इन्होंने बता दी। ना कि जैसे कि भाई आपके चाणक्य थे भाई, वे पूरे उसके मतलब साम्राज्य के देख रेख करते थे, तो उन्होंने पूरे साम्राज्य के बारे में बताया। ठीक है ना। चलो, तो इंडिका में क्या चीजें लिखी हुई मिली, देखो सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। इंडिका में एक जो सबसे बड़ी चीज लिखी हुई मिली वो थी कि राजा के आने पे शोभा यात्रा निकाली जाती थी। शोभा यात्रा यानी कि भाई मान लो राजा आया तो एक बड़े से रथ पे आएगा। ठीक है ना। बड़े से रथ पे सब जैसे कि भाई तो बड़े से रथ पे आगे पीछे बहुत सारी भीड़ होगी उसकी रक्षा के लिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे, तो और क्या कि जो राजा था ना, राजा के जो सैनिक थे, अंगरक्षक थे, वे एक पेड़ हाथ में लेके चलते थे, और उस पेड़ पे एक तोते रहते थे, और वो ना राजा के सिर के चारों ओर घूमते रहते थे। राजा के सिर के चारों ओर ऐसे घूमते रहते थे। तो एक तरीके से जब भी राजा बाहर निकलता था तो एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, क्योंकि बहुत कम बाहर निकलता था, एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। ठीक है ना। फिर राजा जो था वो हथियारबंद महिलाओं के बीच में रहता था हमेशा। जब भी बाहर निकलेगा शोभा यात्रा के तौर पे, तो उसके आसपास जो होंगे ना वो महिला अंगरक्षक होंगे यार। ठीक है ना। महिला जो होंगी वे हथियारबंद अंगरक्षक उसके पास होंगी। लगातार दो
सबसे बड़ी बात, लगातार ये 2 रात तक एक कमरे में सोते थे। मान लो आज अगर इस कमरे में सो गए ना, तो अगले दिन इस कमरे में नहीं सोएगा, अगले दिन किसी और कमरे में सोएगा, क्योंकि हमले का वो रहता था कि भाई आज यहाँ सोया तो साला कल भी सोएगा, मार दो उसे। ठीक है ना, तो इस तरीके से फिर ये कहता कि खाना खाने से पहले भाई, अगर जो किसी ने जोधा अकबर पिक्चर देखी हो, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, तो उसमें एक सीन है कि वहां पे महामंगा बोलती है कि भाई अगर जो आज जोधा जी ने खाना बनाया तो भाई ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि भाई जो पहले खाना बनाता है पहले उसे चख के देखना होता है। तो वही सिस्टम यहाँ भी था। सिस्टम क्या था कि भाई खाने से पहले जो खाना बनाता था ना, वो उसे चखता था, उसे खाकर देखता था। ठीक है ना, उसे खाकर वो देखता था। तो अब अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई इनकी जो मगध एम्पायर था, इनकी जो राजधानी रही है वो 3 ही रही है, या तो भाई रही पाटलिपुत्र या तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की, जो मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी क्या रही है आपकी, सबसे बड़ी राजधानी रही है। किसकी बात करते हैं, पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र की हम आज बात करते हैं। देखो पाटलिपुत्र में क्या था, पाटलिपुत्र में जो विवरण मिलता है किताबों में या जो हमें साक्ष्य मिले, वो क्या था कि भाई एक बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज क्या था, एक ह्यूज सिटी थी, एक बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा नगर था, काफी बड़ा नगर था। फिर एक विशाल वॉल से, यानी कि एक बहुत बड़ी मैसिव वॉल जिसे बोलते हैं, एक बहुत बड़ी, काफी बड़ी वॉल से ये पूरा का पूरा घिरा हुआ था। देखो मान लो ये पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र है, तो ये क्या था, ये एक बहुत बड़ी वॉल से ऐसे घिरा हुआ था। और इस वॉल पे ना अप्रोक्स 570 क्या थे, बुर्ज, यानी कि टावर्स थे। टावर्स कैसे, समझ गए? टावर्स ऐसे कि जो निगरानी कर सकते थे, जिनसे जिनसे मतलब जिनमें सैनिक रहते थे और वो सामने की निगरानी करते थे। ठीक है, 570 बुर्ज थे, और 64 क्या थे, गेट्स थे। 67 गेट्स थे, यानी कि 67 क्या थे, द्वार थे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। चलो 64 थे, सॉरी 67 नहीं। ठीक है ना, फिर जो थे भाई, जो मकान की बात करें तो मकान यहाँ 2 से 3 मंजिला मकान होते थे। कौन से, 2 से 3 मंजिला मकान होते थे, 2 से 3 मंजिला मकान होते थे। किस चीज के बनते थे, वुड के बनते थे। ठीक है ना, वुड के या फिर कच्ची ईट के, आज की तरह भी जो पक्की ईट के बनते हैं उस तरीके से नहीं। ठीक है ना, चलो फिर राजमहल भी एक काठ से बना हुआ था, जिसमें पत्थर और नकाशी की अलंकृत किया गया। देखो जो राजमहल था ना, जो पाटलिपुत्र के अंदर जो राजमहल था, वो भी एक तरीके से लकड़ी का बना हुआ था, काठ का। ठीक है ना, उसमें भी क्या था कि भाई पत्थरों वगैरह की नक्काशी से सजाया गया था, यानी कि भाई मान लो पत्थर लिया, उस पे फूल वगैरह बनाए और वो फिर उस पे चिपका दिए लकड़ी पे, ऐसे बनता था। ना कि ऐसे कि भाई पहले मिट्टी का खड़ा करा, ऐसे नहीं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं किसकी, अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक अ यूनिक रूलर। अभी हमने क्या कंप्लीट करा, अभी हमने कंप्लीट करा आपका जो कैपिटल व्यूज के बारे में, कि कैपिटल में सम्राट का क्या रोल। ठीक है ना, कैपिटल में सम्राट कैसे थे। ठीक है ना, चलो अब हम बात करते हैं किस चीज की, यूनिक रूलर की, यानी कि अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक यूनिक रूलर। देखो अगर अशोक की बात करें तो सबसे पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अब तक क्या होता था, भाई ढम ढम लेके घूम रहे थे भाई, क्या एक बड़ा सा ढोल लेके, भाई मान लो राजा ने कोई संदेश दिया जनता को, तो एक बड़ा सा ढोल लेते थे, तो पिटते गए, आज सम्राट का ये आदेश है या ये संदेश है, ऐसे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने परमानेंट कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख अभिलेख बनवानी शुरू करा। क्या, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंस्क्रिप्शन। देखो ठीक है ना, तो अभिलेख क्या होते थे, देखो अभिलेख ऐसे होते थे कि भाई इनके बहुत से अभिलेख थे। गुहालेख मिला, यानी कि गुफा से जो प्राप्त है उन्हें बोलते हैं गुहालेख। फिर स्तंभलेख जो है कि एक स्तंभ पे बनते थे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो आपके
सिक्के पे जो शेर के चिन्ह मिलते हैं वो भी एक पिलर पे ही थे, तो वहाँ पे इनके आदेश थे, ठीक है ना। फिर आपका स्तंभ लेख हुआ, फिर आपका पत्थर पे लिखा हुआ यानी कि शिलालेख हुआ, ठीक है ना। शिलालेख एक पत्थर पे लिख के मतलब एक तरीके से गाड़े जाते थे, ठीक है ना। फिर ज्यादातर जो अभिलेख मिले वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले। देखो प्राकृत भाषा क्या, प्राकृत भाषा वो भाषा, देखो बहुत बड़ा क्षेत्र था भाई मौर्य साम्राज्य, तो हर जगह पे अपनी अलग अलग बोली, तो क्या उनकी देसी बोली होती थी ना उसमें भाई, मान लो भाई राजस्थान में राजस्थानी बोली पे लिखा गया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बोली में लिखा गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने छुपा। और अगर जो लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में इन्होंने अपने लिखते हुए लिखा है, किसमें ब्राह्मी लिपि। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिलते हैं किसमें, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं अभिलेख। देखो कलिंग युग का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अशोक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब दी कलिंग वॉर। देखो कलिंग वॉर जो था, जो कलिंग वॉर हुआ उसके बारे में इसने अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे दी कि भाई किस तरीके से हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, ये सारी जानकारी इसने इस वाले इंस्क्रिप्शन में दी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, देखो अभिलेख का मतलब क्या था। देखो आज हम कहें कि भाई अभिलेख नंबर 1, अभिलेख नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि जो सबसे पहले मिला, अभिलेख नंबर 1 का मतलब है इसका ऑर्डर नंबर 1, ठीक है ना। और जब हम कहें अभिलेख नंबर 15, तो अभिलेख नंबर 15 यानी कि सीरियल नंबर 15, सभी अभिलेखों पे एक ही चीज लिखी जाती थी, और जिनमें कुछ चीजें मिस सकती थी ना, लाइक इसने कलिंग युद्ध का वो करा कि भाई मैंने कलिंग युद्ध विजय कर, तो इसने क्या करा, जो कलिंग के आसपास की जगह थी ना वहाँ पे इसने एक चीज नहीं लिखवाई। क्यों भाई, विद्वानों का मानना यह है कि इसने इस वजह से नहीं लिखवाई क्योंकि वहाँ पहले से इतनी दहशत होगी, भाई लाखों आदमी मर चुका, जो वहाँ पहले इतनी दहशत होती थी, इसने और दहशत ला करवाते हुए इसने क्या करा, कहीं कहीं पे मिस मिलता है, ठीक है ना। मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अभिलेख हो गया, पता लगा कि 6वां 7वां वहाँ गया, तो सीरियल नंबर वहाँ 6वां 7वां अगर जो नहीं लिखा है ना, तो फिर वहाँ 8वां शुरू होगा, यानी कि 5 के बाद सीधा 8, ठीक है ना, ऐसे मिलता है। तो कहीं कहीं पे इसमें अब जैसे कलिंग वॉर का इसमें क्या था, कलिंग वॉर का इसमें बिल्कुल अलग ही एक इंस्क्रिप्शन बनवा दिया पूरी जानकारी के साथ, मतलब औरों में भी दिया कि देखो मैंने कलिंग विजय करी, लेकिन उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, तो फिर इसने एक अलग ही बिल्कुल कलिंग वॉर के लिए एक अलग से ही क्या बनवाया, एक इंस्क्रिप्शन बनवाया। उसमें इसने लिखा कि भाई राजा बनने के 8 साल बाद, 8 साल बाद यानी कि आफ्टर 8 ईयर इसने क्या कलिंग विजय की, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग कितना, 1.5 लाख, कितने 1.5 लाख जो लोग हैं वो बंदी बना ले गए, और अप्रोक्सीमेटली 1 लाख जो बंदे हैं वो मारे गए। देखो 1 लाख बंदे का मरना बहुत बड़ी बात है, और 1.5 लाख बंदों का बंदी करना बहुत बड़ी बात है, यानी कि 1.5 लाख जो लोग थे उन्हें क्या बना दिया गया, उन्हें जेल में कैद कर लिया गया, और 1 लाख के करीब आदमी जो थे वो मर गए। तो एक दिन क्या हुआ, ये मतलब जैसे इसने युद्ध विजय करी थी, ये ऐसी जहाँ पे युद्ध लड़ा है इसने, ये वहाँ पे चला गया, तो इसने देखा कि भाई उनके भाई परिजन वहाँ रो रहे हैं, भाई जो मर चुके सैनिक उनके परिजन वहाँ रो रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई, तो इससे बड़ा अपार दुख हुआ। इसने कहा, इसने इस इंस्क्रिप्शन में लिखा, इसने अभिलेख में लिखा, मुझे अपार दुख है कि एक स्वतंत्र देश होने के बाद भी लोग मारे जा रहे हैं। फिर इसने कहा मैंने अब धर्म पालन एवं दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो इसने अब यहाँ से जैसे कलिंग युद्ध इसमें विजय करी, वैसे एक सबसे बड़ा मोड़ इसकी लाइफ में आता है, तो क्या इसने अपना धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया, धर्म प्रचार करना, इसने धर्म अपना लिया इसने। देखो इससे जो धर्म था ना वो अलग, ये माना जाता है कि हाँ बौद्ध धर्म से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड था यार, क्योंकि बचपन से ये बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ता आ रहा था, सीखता आ रहा था, वहाँ की जगह जो थी, प्लेसेस जो थी महात्मा बुद्ध की, वहाँ पे जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसका जो धर्म था ना वो बिल्कुल ही अलग, वो ऐसा नहीं था कि मतलब ना तो बौद्ध धर्म से मिलता था ना जैन धर्म से, इसका धर्म अलग था दूर से, ठीक है ना। तो इसने इसमें क्या कहा, इसने कहा मैं ही अभिलेख
इसने इसी अभिलेख में लिखा कि भाई ये वाला अभिलेख लिखवा क्यों रहा है। इसने कहा मैं ये अभिलेख किसी लिए की यानी कि लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि भाई मैं ये इंस्क्रिप्शन इस तरह से लिखा रहा हूँ कि भाई मेरे जो बेटे और पोते हैं वो भी युद्ध ना करें, ठीक है ना। जो बातें हैं वो मुंह से सोल्व करने की कोशिश करें, बातचीत से सोल्व करने की कोशिश करें। तो अब अगर हम बात करें धम की, तो भाई धम वर्ड आया कहाँ से, धम वर्ड का मीनिंग क्या है। तो धम वर्ड है क्या, धम वर्ड एक संस्कृत शब्द है जो धर्म का प्राकृत रूप है, यानी कि धर्म है, धर्म क्या हुआ संस्कृत है, ठीक है ना। इसी वर्ड का धर्म क्या हुआ प्राकृत रूप, यानी कि एक तरीके से देसी भाषा, देसी भाषा में जो बोला जाता है उसे बोला गया धम, ठीक है ना। देसी भाषा आप सब लोग जानते होंगे भाई, पंजाब की भाई अलग देसी भाषा है क्या, पंजाबी, ठीक है ना। वहाँ क्या हम कुछ और बोलेंगे, वहाँ कुछ और बोलेंगे। जैसे हम कहेंगे और भाई कैसे हो, कहेंगे और पाजी तुसी कैसे हो, है ना, की कर रही सी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो अब आज बात हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। कहाँ तक हम कर चुके, यूनिक रूलर हम देख चुके भाई। अशोक जो थे यूनिक रूलर, अशोक के अनोखे सम्राट। फिर इंस्क्रिप्शन के बारे में कलिंग कि जिसमें इन्होंने अभिलेख कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन करते रहे। इंस्क्रिप्शन जो कलिंग वॉर के बारे में हमें बताता है, ठीक है ना। देखो क्या 8 साल के बाद इसने कहा मैंने 8 साल के बाद विजय करी, 1.5 लाख एकदम जैसे वो बंदी बना लिए गए, 1 लाख मारे गए। उसके बाद मैंने धर्म पालन किया और मैंने निश्चय किया कि मैं धर्म पालन करूँगा और शिक्षा प्रदान करूँगा, ठीक है ना। धर्म का मीन्स है धर्म संस्कृत वर्ड में, लेकिन धर्म का जो संस्कृत वर्ड है जो धर्म, उसी का इन्होंने प्राकृत भाषा में यानी कि देसी भाषा में यूज करते हुए नाम रखा धम, ठीक है ना। इनका जो धम था वो बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से बिल्कुल अलग था। इनका अलग यूनिक मतलब था। हाँ, अहिंसावादी सब था इसमें, लेकिन कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है कि इन्होंने जो आठवक जाति थी, आठविक जाति जो थी वो बड़ी हमला करने की कोशिश करी थी कलिंग युद्ध के बाद। तो इन्होंने पता उन्हें वार्निंग देते हुए क्या था, इन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि मैं वही अशोक सम्राट हूँ जिसने कलिंग विजय करी, कि ठीक है ना। तो कि हम कि ऐसा नहीं है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि भाई क्या भाई वार्निंग तो कोई बंदा तभी देगा ना कि भाई मैं युद्ध भी कर सकता हूँ। इसके कहने का मतलब ये था कि ये इनके धर्म का मतलब था कि भाई तब तक हमला मत करो जब तक दूसरा नहीं करना, लेकिन अगर दूसरा हमला कर रहा है तो छोड़ दो, इसका मतलब ये, ठीक है ना। चलो फिर इन्होंने ये भी लिखा है अभिलेख में कि भाई मैं ये जो अभिलेख है इस वजह से फील करा रहा हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। तो आज के लिए इतने ही कल हम करेंगे। कल का टॉपिक मैं बता दूं, कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक का धर्म क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या क्या थे इस सेक्शन में उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक हफ्ता आपके जो टॉपिक में एनसीईआरटी में लास्ट अनियंत्र और अनियंत्र यानी कि एल्सवेयर, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख के कल ही हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी जो शिवरात्रि रही होगी बड़ी अच्छी रही होगी, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।